हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं 19 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो पूरा का पूरा हम लोग शिफ्ट करने वाले इस सीरीज में। इसके पहले हम लोग मैथ्स के सारे सेट कर चुके हैं, पूरा का पूरा शिफ्ट में जो सब पेपर हुआ था आपका टीयर 1 का, उन सबका हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं और उसके लिए आपको मिल जाएगा हमारे लिए हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, वो पूरा सीरीज आप देख सकते हैं वहाँ से, क्योंकि अगर एक शिफ्ट के अंदर 4-5 सवाल भी अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वो आगे आपको हेल्प ही करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर सवालों को देख कर के, उस ट्रेंड को देख कर ही आप आगे का एग्जाम का तैयारी करते हैं। क्योंकि हमने भी सीजीएल 2 बार क्रैक किया, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर सीरीज। ठीक है, मैं भी फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, मैंने सीजीएल 2 बार क्रैक किया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे चलते हम लोग, ये हमारा सेट नंबर 14 होगा आई थिंक। ठीक है, चलते हम लोग सीधे इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से देखेंगे पहला सवाल शुरू हो रहा है आपका इंग्लिश का। ये मैथ्स का आखिरी है। ठीक है, यहाँ से पहला सवाल का शुरू होता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है, देखिए। पहला बोलता है कि अंडरलाइन सेगमेंट के लिए कौन सा वर्ड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दे आर द पीपल विच आर लुकिंग टू एक्सपेंड। अब मुझे एक बात बताओ, दे आर द पीपल, यहाँ पे पीपल है, लिविंग थिंग्स के लिए क्या हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं। हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड, जो एक्सपेंड करने के लिए देख रहे हैं आगे की तरफ। दे आर द पीपल हु आर लुकिंग टू एक्सपेंड देयर हॉरिजन्स इन द फास्ट ग्रोइंग टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? यहाँ पे विच नहीं बल्कि हु का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे लिविंग थिंग्स के बदले कुछ और होता तो फिर इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग? विच का इस्तेमाल करते हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग्स होता तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नंबर 2 पे चलते हैं। पहले ही सवाल बहुत ही आसान मिला आपको। नंबर 2 पे चलते हैं। रेडियम इज ए वाइट पाउडर दैट लुक लाइक, लुक्स लाइक, विल लुक लाइक, लुकिंग लाइक। इतने गंदे ऑप्शंस होंगे, फटाफट क्या करोगे? लुक्स लाइक लगा के भागो यहाँ से। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लुक्स लाइक इज द ओनली ऑप्शन। आगे बढ़े। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा भाई? टू द मेन पर्पस ऑफ द कोचिंग वाज टू आइडेंटिफाई द टैलेंटेड प्लेयर्स। मेन का मतलब होता है छोटा या तुच्छ, बीच वाला वैल्यू को बोलते हैं मीन। माइन का मतलब मेरा, मेन कुछ होता है मुझे नहीं पता। मेन पर्पस, जो मुख्य पर्पस है इस कोचिंग का, वो आइडेंटिफाई करना है टैलेंटेड प्लेयर्स को। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन अभी तक तीनों देखने को मिले हैं। नंबर 4 पे आते हैं। चाइल्ड bereaved ऑफ वन और बोथ ऑफ पेरेंट्स। ये बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है। ये वन वर्ड है, आप देखेंगे चाइल्ड। bereave का मतलब क्या होता है? वंचित होना। आप यहाँ पे लिख लो इस वर्ड को। bereave का मतलब क्या होता है भाई? वंचित होना। एक ऐसा चाइल्ड जो वंचित हो गया अपने माता पिता से, मतलब या तो एक पेरेंट या फिर दोनों पेरेंट अगर चले गए उसे, तो क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं ऑर्फन, यानी कि अनाथ। ठीक है, अनाथ बोलते हैं। लॉट का मतलब क्या होता है भाई? LOUT, लॉट जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग गंवार। उसको गंवार थोड़ी बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग अनाथ। ठीक है, डेस्टिट्यूट बोलते हैं गरीब को, असहाय को, उसी को बोलते हैं डेस्टिट्यूट, गरीब या असहाय। ठीक है, असहाय। आप देखेंगे डेजोलेट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है सुनसान। डेजोलेट नहीं बोलते हैं सुनसान, या फिर जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, निर्जन है वो, दैट इज कॉल्ड डेजोलेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 क्या बोलता है? नंबर 5 बोलता है कि आपको इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इज बीइंग बिल्ट। तो आप देखेंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3 किसके लिए यूज होता है? ये पैसिव का स्ट्रक्चर है किसका? तो आप बोलेंगे सिंपल नहीं, ये बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ये बोलेंगे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव का स्ट्रक्चर है। इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो इज एम आर पहले ढूंढते हैं। इज एम आर यहाँ भी नहीं है। अब देखो पहले ऑप्शन में इज एम आर है क्या? बिल्कुल नहीं है। हैज बिन लिखा हुआ कुछ भी ऐसा कुछ, यहाँ पे देखो बिल्ड लिखा हुआ है। इज यहाँ पे है, लेकिन एम इज एम आर प्लस वर्ब का V4 चाहिए हमको, नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। से पे आते हैं। ब्लो समथिंग आउट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन। आपको इस इडियम का मतलब समझाना है कि इस इडियम का मतलब ऑप्शन नंबर में क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो इडियम है ना,
ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ। ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसका मतलब ये होता है, जैसे कैसे समझाऊं इसको। ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब होता है कि टू बी ट्रीटेड एज समथिंग, कि हाँ वर्स है और मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज। ठीक है, जैसे ये कुछ ज़्यादा ही खराब होना, कुछ ऐसे ट्रीट करना कि बहुत ज़्यादा समथिंग बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन जितना रियली में है उससे ज़्यादा खराब समझना या उससे ज़्यादा अधिक अच्छा समझना, दैट इज कॉल्ड ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इडियम के सवाल को तभी कर पाते हैं जब उसका मतलब आपको पहले से मालूम होता है। मतलब नहीं मालूम है आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा बिहेव करना जैसे मानो कि समथिंग हैज दैट हैज हैपेंड इज मच वर्स देन इट रियली इज। ठीक है, ज़्यादा बुरा है इसके सच्चाई से, इसके वास्तविक मतलब जो इसका है उससे अधिक वर्स होना या उससे ज़्यादा अच्छा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे आते हैं। मैनेजर्स हु डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि। डेलीगेट का मतलब क्या होता है भाई, प्रतिनिधि को बोलते हैं डेलीगेट। ठीक है ना, प्रतिनिधि होता क्या एक्चुअल में, तो प्रतिनिधि बना के कहीं भेजते हैं, है ना, प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना, नियुक्त करके कहीं भेजते हैं, दैट इज कॉल्ड डेलीगेट। द मैनेजर्स हु डेलीगेट रिड्यूस देयर वर्कलोड। तो आपको डेलीगेट का एंटोनिम निकालना है। तो आप जरा ऑप्शन चेक करते हैं, डिप्यूट का मतलब भी क्या होता है, नियुक्त करना। नहीं बोलते कि डिपुटेशन में इनका ट्रांसफर हो गया है, नियुक्त करना। कोई स्टीम होता है, आईएएस होते हैं, तो क्या होता है डिपुटेशन में कहीं और भेज देते हैं, डिपुटेशन नियुक्त करके कहीं भेजना। ये तो सिनोनिम हो जाएगा, प्रतिनिधि का ये सिनोनिम हो जाएगा। रिटेन का मतलब होता है, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखना, बरकरार रखना, जो भी आप इसको मान लीजिए, बनाए रखना। नॉमिनेट का मतलब नामित करना, अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना। तो अगर आप देखेंगे डिप्यूट हो चाहे डेलीगेट हो और चाहे अपॉइंट हो, तीनों का मतलब नियुक्त करना, प्रतिनिधि को भेजना, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। लेकिन रिटेन का मतलब होता है ना कि बनाए रखना, जो हमारे पास है उसको बना के रखिए, उसको कहीं भेजना नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन रिटेन इज द ओनली ऑप्शन जिससे कि आप इसको बोल सकते हैं कि इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और 8 पे आते हैं। शी इज एन ऑफुल बोर, शी इज ऑलवेज ब्लोइंग हर ओन सेक्सोफोन। अच्छा, ये कह रहा है कि अंडरलाइन वर्ड को चूज करना है ताकि गिवन इडियम को सही कर पाए। आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, वर्ड बोल रहा हूँ इडियम, उसका नाम क्या है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। पढ़ा है ना, ये इडियम है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। इसका मतलब क्या होता है, खुद की तारीफ खुद से करना। ठीक है, खुद की तारीफ खुद से करना, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। तो वंस की जगह पे क्या आ गया, हर आ गया। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इस फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है, इडियम का इस्तेमाल किया गया है। तो सेक्सीफोन की जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, ट्रम्पेट इज द ओनली वर्ड। अच्छा, एक वर्ड है हम लोग वायलिन फ्लूट, तो मैंने मालूम है आपको। लायर क्या होता है भाई, लायर का मतलब होता है वीणा, याद रखिएगा, लायर का मतलब होता है वीणा। आगे बढ़ते दोस्तों। वेंडेटा क्या होता है, वेंडेटा बोलते हैं प्रतिशोध या बदला को, प्रतिशोध लेना या बदला लेना, दैट इज कॉल्ड वेंडेटा। ठीक है, प्रतिशोध। पैशन का मतलब होता है जोश या जुनून, जो भी आप लिख लो, जोश या जुनून। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा में होना, डिलेमा। ठीक है, डिसएग्रीमेंट, एग्री का मतलब होता है सहमति, तो डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति, बोलेंगे ना। अच्छा, वैसिलेशन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे है, वैसिलेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अस्थिरता बोल सकते हैं इसको, जो स्थिर ना रहे, अस्थिरता, तो उसी को आप बोल सकते हैं चंचलता, बोल सकते हैं ना। ठीक है, आप खुद बताओ कि इसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या होगा। प्रतिशोध यानी कि जुनून नहीं, दुविधा नहीं, असहमति। मतलब प्रतिशोध या बदला का मतलब हम तुमसे सहमत नहीं है, मतलब ठीक है बदला लेंगे इस चीज का, समझ रहे मेरी बात। तो ऑप्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिसएग्रीमेंट इसका प्रॉपर एंटोनिम है, बट ऑप्शन के अनुसार यही इसमें क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन लाइफ आर ट्रांजिएंट। ये वर्ड मुझे लगता है कितनी बार यूज हुआ होगा प्रीवियस ईयर में, मुझे नहीं पता। ठीक है, बहुत बार, पचासों बार। ट्रांजिएंट लिख लो, मोमेंटरी होता है, क्षणिक, ट्रांजिएंट मोमेंटरी। एक और वर्ड होता है फ्लिटिंग, बोलते हैं, फ्लिटिंग का मतलब भी क्या होता है, क्षणिक। तो आप बताइए, जो क्षण भर में खत्म हो जाए, क्षणिक, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट मोमेंटरी फ्लिटिंग। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक होता है जो तुरंत खत्म हो जाए, और एक होता है जिंदगी भर लास्ट कर, यानी कि परमानेंट। क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, बोरिंग मतलब जो बोर हो। फ्लिटिंग यहाँ पे फिर से वर्ड आ गया जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। टॉक्सिक मतलब जहरीला। सॉरी, आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। साइंस हैज मेड प्रोग्रेस,
आपको नहीं लगता प्रोग्रेस देख के कि ये वर्ड गलत लिखा हुआ है? अगर ये गलत वर्ड लिखा हुआ है तो आपसे वही पूछ रहा होगा कि इनकरेक्टली कर दीजिए इसको। कैसे लिखते हैं प्रोग्रेस? PROGRESS, प्रोग्रेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आ चुका है आपका पैराजम्बल। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे कि ए है, बी है, मतलब सी और डी को हमको देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ए और बी को पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखेंगे क्या है ए और बी। क्विपू, a type of knotted rope employed by the Incas of South America, served as a memory aid। कह रहे क्विपिक बोल रहा है कि एक नॉटेड रोप का एक टाइप है जो इम्प्लाई करता है कौन? इनकैस ऑफ साउथ अमेरिका, जिसको हम लोग सर्व करते हैं एज मेमोरी एड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डिफरेंट कलर्स वेर यूज टू डायर द स्ट्रिंग्स। अब मुझे बताओ, ये रोप रस्सी के बारे में कह रहा है, इस रस्सी के बारे में कह रहा है कि डिफरेंट कलर्स यूज किए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये बी जो है ना, पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ये किसी चीज को इलेबोरेट कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आने वाला है। तो बी दोनों को हमने हटा दिया। अब ए के बाद डी होगा कि ए के बाद बी होगा? मैंने पहले ही कह दिया है कि ए और बी में क्या दिख रहा है, संबंध दिख रहा है आपको। ये जो रोप है ना, इसको डिफरेंट कलर्स का इस्तेमाल किया गया इस स्ट्रिंग्स का। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए और बी क्या हो जाएगा? संबंधित है, रिलेटेड है। मतलब कि ए और बी साथ में आने वाला ऑप्शन नंबर डी ही है। ठीक है, यानी कि इस तरह से आप बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगा आपका? मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। बाकी पे पढ़ के देखना कि एबीसीडी क्या कह रहा है। अगर मीनिंगफुल सेंटेंस आता है तो क्लिक कर दो, अगर मीनिंगफुल फिर भी नहीं आता है तो दोबारा आप एक बार ट्राई कर लीजिए। इस तरह का सवाल में क्या होना चाहिए, कम से कम 1 मिनट का टाइम आप दीजिए जरूर एग्जाम हॉल में, क्योंकि आप फास्ट करेंगे गलती हो जाएगी, पूरी की पूरी नंबर कट जाएंगे। ठीक है, आइए आते हैं। इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। इज ही नॉट ड्राइविंग अ कार मतलब देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3, बताइए ना क्या होता है इसका? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वी3 होता है ना भाई साहब। तो आप देख लीजिए कहाँ है। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर वाज है, यहाँ डज है, बिल्कुल नहीं। इज अ कार तो है, लेकिन यहाँ पे नॉट बीइंग है, बीन होना चाहिए हमको, बीइंग होना चाहिए। तो इज अ कार नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सबसे आसान होता है वॉइस क्वेश्चन, अगर हम एग्जाम हॉल की बात करें। वॉइस और नरेशन फटाफट आप सेकंडों में कर सकते हैं। इनेट का मतलब क्या होता है? जन्मजात। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, बोल सकते हैं स्वाभाविक, जो हमारे स्वभाव में है पहले से। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? नेचुरल का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक की बात ही कह रहा है। तो एंटोनिम कैसे हो सकता है? लर्न का मतलब होता है पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, सीखा हुआ, विद्वान को बोलते हैं लर्नड। ठीक है, अच्छा एक्वेटिक मतलब जलीय, और रेप्लीट का मतलब होता है भरना। रेप्लीट का मतलब क्या होता है? भर देना या भरा हुआ बोल सकते हैं भरा हुआ, या परिपूर्ण बोलिए रेप्लीट करना। ठीक है, अब मुझे बताओ इसका एंटोनिम अगर इनेट की बात करें। ऑप्शन चारों के चारों कंफ्यूजिंग तो है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे ये स्वाभाविक है। और लर्न का मतलब होता है कि सीख के हम कुछ बने हैं, मेरे स्वभाव में नहीं है बल्कि हमने सीखा है यहाँ पे रह के। एक्वेटिक तो किसी हाल में नहीं होगा, रिपीट तो किसी हाल में नहीं होगा, और नेचुरल जो है इसका सिनोनिम है ना कि एंटोनिम है। तो बच गया एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम लोग बोलेंगे लर्नड, यानी कि सीख के हम लोग विद्वान बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15 बोलते हैं कि हैविंग कंसिस्टेंसी दैट डज नॉट इजीली इज टू प्रेशर। हैविंग कंसिस्टेंसी, हम एक ऐसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे जो आसानी से हम लोग को प्रेशर हैंडल नहीं करने देगा। मतलब क्या बोलेंगे? हमें जिद्दी बनना है, ठीक है, ताकि प्रेशर जो है मुझे अच्छा आसानी से हिला नहीं पाए। तो क्या बोलेंगे? एक वर्ड यहाँ पे रैमरोड लिखा हुआ है, क्या होता है इसका मतलब? रैमरोड मुझे नहीं मालूम क्या होता है इसका मतलब, आप मुझे बताना कि क्या होता है इसका मतलब, अगर आपको मालूम चले तो। फर्म मुझे मालूम, फर्म का मतलब दृढ़, निश्चय वाला। दृढ़ को बोलते हैं फर्म। स्टबन बोलेंगे उसको, पर्टिनेंट बोलेंगे। 2 वर्ड मुझे और याद आया, लिख लो इसको। स्टबन, स्टबन बोलते हैं ना, स्टबन। या बोल सकते हैं हम लोग पर्टिनेंट, जो जिद्दी हो, दृढ़ हो, निश्चयी हो। ठीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे जो आसानी से प्रेशर को, हाँ, प्रेशर से ना हिले। ठीक है, सबस्टांशियल का मतलब होता है कि संतोषजनक बोल सकते हैं। सबस्टांशियल इज ऑल अबाउट संतोषजनक। ठीक है, बाकी क्लोज का मतलब होता है बंद करना। आगे देखते हैं नंबर 16 क्या बोलता है कि सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पे देखेंगे सेलेस्टियल बॉडी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज, या अगर है तो ऑफकोर्स इज का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। नेचुरली ऑकरिंग फिजिकल थिंग, या एसोसिएशन,
या कॉन्फ़िगरेशन दैट हैपेंस, यहाँ पे हर जगह और है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हैपेंस, कोई दिक्कत नहीं, इन द विजिबल यूनिवर्स। अब देखेंगे कहीं पे इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। नो एरर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे देखेंगे 17 क्या बोलता है कि स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे क्या स्काई अपीयर्स ब्लू बोलना सही होगा? स्काई अपीयर्स ब्लू बोलना सही होगा, मुझे बताओ। स्काई ब्लू अपीयर होता है, नहीं, द कलर ऑफ द स्काई, ये बोलना सही होगा, द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू। यहाँ पे स्काई नहीं, बल्कि स्काई का जो रंग है वो अपीयर होता है ब्लू, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है सारे कलर को और रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ ब्लू कलर को, जिसकी वजह से स्काई का जो रंग है वो ब्लू दिखता है। स्काई ब्लू नहीं दिखता, बल्कि स्काई का रंग ब्लू दिखता है। क्लियर है मेरी बातें? समझ गए होंगे एरर कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। सॉरी। हैव यू एवर ट्राइड टू ऑर्डर कैबेज? अच्छा ये तो स्पेलिंग एरर है भाई, बंदा गोभी बोलते हैं इसको, कैबेज को। आगे बढ़े, फिर से आपका आ चुका है पैराजम्बल। ऑप्शन देखिए, ए है, सी है, डी है, मतलब बी को मुझे पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बी को हम काट देते हैं फटाफट। आइए पढ़ते हैं। अगर हम ए को पढ़ेंगे, आप देखेंगे ग्राफोलॉजी टेल्स देम। अच्छा, ग्राफोलॉजी टेल्स देम, जैसे सेंटेंस को हमने पढ़ा, अबाउट द कैंडिडेट्स टेम्परामेंट्स हाईलाइटिंग बोथ वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। ग्राफोलॉजी ने उन लोगों को बताया। अब ये उन लोग हैं कौन, उन लोग आए कहाँ से? यानी हालांकि आप देखेंगे ऑप्शन में दो दो ऑप्शन में ए से स्टार्टिंग है, तो लोगों को लगता है कि अच्छा यही ऑप्शन होगा, लेकिन जैसे अपने देखा ग्राफोलॉजी टेल्स देम, ग्राफोलॉजी ने उन लोगों को बताया, यानी इसके पहले वो लोग हैं कौन, पहले उसको पता लगाते हैं। यानी ये ए जो सेंटेंस है वो पहले सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ये जरूर किसी का इलेबोरेशन है, जरूर किसी के बाद इस सेंटेंस को बताया जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए और बी तो हटा दिया, अब बच गया सी। सी पढ़िए, डिस्पाइट पब्लिक सेप्टिसिज्म जियोग्राफी सॉरी ग्राफोलॉजी प्लेज अ कन्वर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट। फिर से यहाँ ग्राफोलॉजी अब देखेंगे, ग्राफोलॉजी कहीं ना कहीं ए से हमारा संबंधित है, ग्राफोलॉजी कहीं ना कहीं हमारा ए से संबंधित है। समझ रहे मेरी बात? या तो ए और सी होना चाहिए करीब में, ए और सी होना चाहिए करीब में, तो हमने क्या किया, पहले दो ऑप्शन को हटा दिया है। ए और सी को देखेंगे पूरा का पूरा बहुत डिफरेंस दिख रहा है आपको। ठीक है मेरे भाई, मैं एक काम करता हूँ, पहले डी को पढ़ के देखता हूँ, डी क्या बोलता है सेंटेंस। तो पढ़ेंगे कि Modern graphology began early in the 19th century when French churchman Jean Hippolyte Macon created the first geographical catalog। ठीक है, उसके बारे में कह रहा है कि जो मॉडर्न आज का ग्राफोलॉजी है वो बिगैन हुआ था अर्ली 19th सेंचुरी में, जब फ्रेंच चर्चमैन ने क्या कि क्रिएट किया था इसका फर्स्ट जियोग्राफिकल ग्राफोलॉजिकल कैटलॉग, सूची जो बनाया था उसने पहली बार। ठीक है, उसके बाद डी के बाद देखेंगे, डिस्पाइट पब्लिक सेप्टिसिज्म ग्राफोलॉजी प्लेज अ कोवर्ट रोल इन ब्रिटिश मैनेजमेंट। ब्रिटिश मैनेजमेंट के बारे में कह रहा है कि बहुत ही कोवर्ट रोल को अदा किया था। मतलब कि डी के बाद सी आपको फटाफट दिख रहा है कि डी और सी क्या है, इंटरेक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं। सी के बाद बढ़ के देखते हैं, मेनी कंपनीज यूज इट फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस। अभी अभी आपको पता चलेगा कि जो देम है ना, ये देम किसके लिए हुआ है, बताइए किसके लिए यूज हुआ है। मेनी कंपनीज यूज इट फॉर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट एंड एनालिसिस। बहुत सारी कंपनी जो है ना इसको यूज करता है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के लिए और एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे देम किसके लिए आया है, कंपनीज के लिए आया है, उनके लोगों के लिए आया है। ठीक है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि डी सी बी ए इज द ओनली ऑप्शन जिससे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 90% केस में इस तरह से आप यूज करेंगे पैराजम्बल तो सही हो जाता है, हमने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, लेकिन 10% केस में क्या होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी गलतियां हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी पैराजम्बल सॉल्व करिए तो कम से कम 1 मिनट टाइम दे ही जाइए, उससे कुछ सीखने को मिलता है और सही होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, फटाफट करेंगे गलती हो जाती है, तो टाइम दिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, इनक्रेडिबल जिससे विश्वास न किया जा सके, जो अविश्वसनीय हो, नहीं बोलते अविश्वसनीय, तो क्या बोलेंगे इसको, अनबिलीवेबल। ठीक है, अनअचीवेबल का मतलब जिसको प्राप्त न किया जा सके, और रीजनेबल का मतलब होता है तर्कवादी या उचित बोल दीजिए इसको।
उचित रीजनेबल है, नहीं बोलते कि आप रीजनेबल, इसका रीजनेबल प्राइस क्या होगा मतलब इसका उचित प्राइस क्या होगा। रियलिस्टिक का मतलब होता है जो वास्तविकता है उसको बोलते हैं रियलिस्टिक। आगे बढ़ते हैं, 20 पे हम लोग आ चुके हैं। 21 क्या बोलता है भाई? हंसी हो गया है। 21, अच्छा ये बड़ा सा पैसेज आपको दिख रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ते हम लोग। बड़ा सा पैसेज है, कोई बात नहीं, डरना नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, द कॉर्निया, ये आंखों की कुछ कहानी कह रही है मुझे लगता है। ए ट्रांसपेरेंट कवरिंग एन स्पेरिकल लेंस है जो मेकअप द आईज लेंस सिस्टम जस्ट लाइक एन अदर कैमरा। ये किसी अदर कैमरा की तरह क्या होता है, लेंस की तरह काम करता है, वही सब लिखा हुआ है, आंखों के बारे में लिखा हुआ है। द रेटिना इज ए काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म। एक रेटिना ऐसा है जिसको हम दोबारा फिल्म की तरह देख सकते हैं, इसको प्रकार कह सकते हैं, ये काइंड ऑफ रीयूजेबल फिल्म जिसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर इमेजेस। अब मुझे बताओ, दिस इज इमेजेस के लिए क्या लगाएं? दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इमेजेस, रीजन ऑफ इमेजेस। अब मुझे बताओ, कॉज ऑफ इमेजेस। इमेजेस का मतलब होता है फोटो का कारण बनेगा या फोटो का फाउंडेशन बनाएगा। लेंस से हम लोग क्या करेंगे, जब फोटो खींचेंगे तो क्या जस्टिफाई मतलब प्रमाणित करेगा, ऐसा कुछ नहीं, फाउंडेशन तैयार करेगा ना। ये हमारे फोटोज के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। तो क्या बोलेंगे, फाउंडेशन ऑफ द इमेजेस। फिर से पढ़ लीजिए यहाँ पे, दिस इज द फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन फॉर इमेजेस बोल सकते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, क्या बोलता है? नंबर 2 नीचे है, द साइज ऑफ ओपनिंग, द शेप ऑफ लेंस एंड मूवमेंट ऑफ द आई आर ऑल कंट्रोल्ड बाय वेरियस सेट ऑफ मसल्स। बिल्कुल ठीक। टू फिट ऑन द रेटिना योर आईज टीनी स्क्रीन द इमेज मस्ट बी रिड्यूस्ड इन साइज। इमेज जो है साइज छोटा होना पड़ेगा। इट इज नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट एट द रेटिनाज। ठीक है, ये पहले से पढ़ चुके हैं कि रेटिना के सरफेस पे क्या होता है ना, स्कैटर्ड लाइट आके हमारा फोकस हो जाता है, पहले से पढ़ चुके हैं। रेटिना के सरफेस पे आएगा ना, रेटिना हमारा कोई बिल्डिंग थोड़ी है उसके जाकर टॉप पे जाके टकराएगा, साइड में जाकर टकराएगा, उसके सरफेस पे जाके क्या होगा, टकराएगा। बोलेंगे ना भाई, इट इज नेसेसरी टू फोकस द स्कैटर्ड लाइट एट द रेटिनाज सरफेस। क्लियर है, आसान है। बड़ा पैसेज देख के डरना नहीं है, क्लोस्टिस की बहुत बड़ा है ऐसा बिल्कुल नहीं है, आसान होता है, बड़े बड़े वाले ज्यादा आसान होते हैं। आगे बढ़िए। फिर बोलता है कि टू मैच द रेटिनाज कर्व, रेटिना के कर्व को मैच करने के लिए द इमेज मस्ट बी कर्व्ड, इमेज भी कर्व होना चाहिए। और इस कर्व इमेज को होने के लिए द इमेज इज फोकस्ड ऑन द रेटिना बाय द लेंस एंड कॉर्निया वर्किंग। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, द इमेज फोकस्ड ऑन द रेटिना, जो इमेज फोकस हुआ रेटिना पर बाय द लेंस के द्वारा एंड कॉर्निया के द्वारा, लेंस और कॉर्निया मिल करके काम करेंगे। तो क्या बोलेंगे, जब दो मिलकर काम करेंगे तो क्या बोलेंगे, टुगेदर। दोनों मिलकर काम करेंगे ना भाई साहब, तो क्या लगाएंगे ऑप्शन में, टुगेदर लगाएंगे। अब ऑप्शन देखो कितने गंदे ऑप्शन है, एलोन, सेपरेटली, कंसाइजली। एलोन और सेपरेटली तो फटाफट आप देख के बोल सकते हैं कि नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि अगर लेंस और कॉर्निया दो चीजें मिलकर कोई काम कर रहा है, फोकस करने में मदद कर रहा है, तो मतलब एलोन तो नहीं हो पाएगा, सेपरेटली तो नहीं हो पाएगा, ये तो टुगेदर होगा, कंसाइजली होगा। कंसाइजली अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो कंसाइज का मतलब होता है कि संक्षिप्त रूप से। ठीक है, कंसाइज का मतलब होता है भाई संक्षिप्त रूप से। तो क्या यहाँ पे संक्षिप्त रूप की बात हो रही है, नहीं, दोनों मिल के बात हो रही है, तो टुगेदर लगाएंगे ना। एक और एक वर्ड होता है भाई, प्रिसाइज, लिख देना, प्रिसाइज। कंफ्यूजन होता है बार बार, प्रिसाइज का मतलब था सटीकता से, सटीक रूप से या सटीकता से, जो भी आप लिख लो। तो प्रिसाइज का मतलब सटीकता से, प्रिसीजन बोलते हैं, और कंसियसली मतलब संक्षिप्त रूप से। ठीक है, आप मुझे बताओ। अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी, हमने हमने मिस्टेक कर दिया, ये कंसियस जो है ना, ये कंसाइज नहीं है। हमने जो संक्षिप्त रूप से लिखा था वो कंसाइज होता है, कंसाइज। मैं थोड़ा भूल जाता हूँ कभी कभी, कंसाइज ये वाला, इसको बोलते हैं संक्षिप्त रूप से, इसको बोलते हैं भाई संक्षिप्त रूप से। लेकिन ये जो कंसियस है ना, ये कंसियस है, कंसाइज नहीं है, ये कंसियस है। तो अगर आप कंसियस को देखेंगे, कंसियस का मतलब क्या होता है भाई, कंसियस का मतलब आप लिख लीजिए, ये होता है भाई जानबूझकर, इंटेंशनली, नोइंगली, जो भी लिख लो, इंटेंशनली। ठीक है, जानबूझकर, दैट इज कॉल्ड कॉन्सियसली। ठीक है मेरे भाई, तो आप खुद बताओ, जानबूझ के वो करते हैं या फिर दोनों मिलके काम करते हैं फोकस करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, व्हेन, यहाँ तक हो चुका, यहाँ तक हो चुका। व्हेन द आई इज अनेबल टू फोकस द इमेज ऑन द रेटिना,
ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ विजन प्रॉब्लम्स ऑकर, बहुत सारे विजन की प्रॉब्लम होती है जब वो फोकस नहीं कर पाता हमारे रेटिना पे, तो बहुत सारी दृष्टि की क्या होती है समस्याएं आती है, जिससे मायोपिया, ये सब बातें आगे लिखी होगी। द कॉर्निया इज reshaped during laser eye surgery which alters the eye's focal point. The primary objective is to precisely, आगे ना प्रिसाइज सटीकता से फोकस करे the image on the retina just like in an ordinary eye. The corneas of most people are either too long or too short. In the first scenario, corneal flattening is accomplished through laser eye surgery. The cornea is reshaped in the latter scenario by becoming rounder. ठीक है, the corneal tissue is amazing because it heals and rebounds immediately. जो कॉर्निया का टिश्यू होता है वो अमेजिंग होता है क्योंकि इसको हील कर सकते हैं, ठीक है, रिबाउंड कर सकते हैं दोबारा जल्दी से। ठीक है, द नीड फॉर स्टिचेस, मतलब अगर जल्दी से अपने आप से हील हो जाए, मुझे एक बात बताओ, जैसे ही ये कह रहा है कि जो कॉर्निया का टिश्यू होता है वो अमेजिंग होता है, क्यों? बिकॉज इट हील्स, हील्स का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? हील्स का मतलब होता है अपने आप ठीक हो जाना, बिकॉज इट हील्स एंड रीबाउंड्स, अपने आप बाउंड हो जाता है तुरंत जल्दी से। तो अपने आप जब हील हो जाएगा तो मुझे स्टिचेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम क्या बोलेंगे? एबॉलिश नहीं, इलिमिनेटिंग। हम क्या बोलेंगे भाई? इलिमिनेटिंग, हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी इलिमिनेट करना, हटा देना। हटाएंगे हम किसकी जरूरतों को? स्टिचेस की जरूरतों को। एबॉलिश का मतलब होता है एबॉलिश कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। डेमोन्स्ट्रेटिंग, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब प्रदर्शित करना, डिस्ट्रॉय का मतलब विध्वंस करना। तो ये दोनों ऑप्शन तो फटाफट आपको दिख रहा है कि नहीं हो पाएगा। एबॉलिश का मतलब समाप्त करना और एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना या समाप्त करना। अब इन दोनों वर्ड आप चूज करेंगे। एबॉलिश मतलब ढह जाना, ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं, ढह जाने के रूप में एबॉलिश समाप्त कर देना, गिर जाना, विध्वंस में इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम बोल सकते हैं कि एबॉलिश यहाँ यूज तो नहीं कर सकते। यानी एलिमिनेटिंग द नीड फॉर स्टिचेस, हमें अब स्टिचेस की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पे आते हैं। टू मेक प्रिसाइज कट्स, सटीकता से कट लगाने के लिए एज अ क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ। आप मुझे बताओ, आपसे कह रहा है कि प्रिसाइज कट लगाने के लिए क्या होता है? प्रिसाइज कट लगाने के लिए सटीकता से हम कट कैसे लगाएंगे? एज यहाँ पे बिग एज, लार्ज एज, हाई एज, स्मॉल एज, यहाँ पे क्या होगा? बिग होगा या स्मॉल होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे आपने आगे पढ़ा कि एक क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ, माइक्रोन एक इतना छोटा होता है कि शायद 10⁻⁻6 बोलते हैं इसको माइक्रोन को, और उसका बोलता है क्वार्टर, मतलब इसका भी बटा 4। कितना छोटा वैल्यू है लंबाई में, तो यहाँ पे बिग होगा कि स्मॉल होगा? आप खुद ही बताओ। तो छोटे लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब एज स्मॉल एज अ क्वार्टर माइक्रोन इन लेंथ, a laser beam is sharply focused. A laser can remove 0.5% of human hairs width at once. ठीक है, लेजर जो है रिमूव कर सकता है 0.5% लेंथ ऑफ ह्यूमन हेयर। जो ह्यूमन हेयर होता है, बालों की जो मोटाई होती है, विड्थ, उसका 0.5%, 1% में नहीं बल्कि 0.5% को भी रिमूव कर सकता है लेजर। कितना इंपॉर्टेंट होता है बताओ यार। एंड द फिजिकल ह्यूमन हेयर हैज अ डायमीटर ऑफ 50 माइक्रॉन्स, उसका डायमीटर होता है 50 माइक्रॉन्स। ठीक है, याद रखना। तो उसी से कंपैरिजन कर रहा है कि भाई इतना छोटा लेंथ में अगर हम करेंगे तो क्या लगाएंगे? स्मॉल एज, स्मॉल एज की बात करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेट नंबर 14 भी खत्म कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप शेयरिंग, कीप लविंग माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज।